नमस्कार। आरटीआई सीरीज़ के भाग 3 में आपका स्वागत है। आरटीआई सीरीज़ में मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं हूं डॉक्टर के.वी. राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, और मैं आरटीआई पर 20 साल के करीब लगभग काम कर चुका हूं। तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल रखे हैं। आज तीसरे वीडियो में हम बात करेंगे कि आरटीआई कैसे लगाई जाए और कहाँ लगाई जाए। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का कोई भी नागरिक सरकार से कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आवेदन दे सकता है और उसको समयबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा। यदि आप सूचना किसी विभाग से चाहते हैं तो आप वहां आरटीआई लगाएं, आरटीआई के साथ उसकी फीस अदा करें और आपको समयबद्ध तरीके से उत्तर मिलेगा। अब आरटीआई कैसे लगाई जाए? साधारणतः मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई फॉर्म प्रेस्क्राइब नहीं किया। चंद स्टेट्स ने फॉर्म प्रेस्क्राइब किया है जहां आपको आरटीआई उस फॉर्म में लगानी पड़ेगी, परंतु बाई एंड लार्ज सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज में आपको यदि आरटीआई लगानी है तो आप केवल सादे कागज़ पर आरटीआई लगा सकते हैं। यानी कि प्लेन पेपर पर लिखें, मुझे निम्नलिखित सूचना आरटीआई के माध्यम से दी जाए। मैं 10 रुपये की फ़ीस आपको संलग्न कर रहा हूँ। बस उसके बाद जो भी आपको सूचना चाहिए 1 2 3 उसको अंतर लिख दीजिए, अपना नाम पता लिखिए और किस पते पर आप एड्रेस चाहते हैं, किस पते पर आप उत्तर चाहते हैं, ये भी बताइए। आरटीआई में आपको अपना लोकस स्टैंडी नहीं बताना, रीजंस फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन नहीं बताना कि आपको ये सूचना क्यों चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आरटीआई लगाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु अब कहाँ लगाई जाए? साधारणतः लोग नहीं जानते कि कौन सा विभाग क्या काम करता है। यदि आपको कोई सूचना चाहिए तो किस विभाग में आरटीआई लगाई जाए। तो इसके लिए आपको जो है, अगर बेहतर होगा यदि आपको पता हो कि कहाँ से मिल जाएगी तो काम आसान हो जाएगा। यदि आपको एजुकेशन की सूचना चाहिए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाइए, फूड एंड सप्लाई की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ लगाइए, आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ लगाइए। यानी कि जिस डिपार्टमेंट से आपको सूचना चाहिए वहाँ के किसी उच्च अधिकारी के नाम से आरटीआई का आवेदन डाल दीजिए। ये आवेदन आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड एजेंट भेज सकते हैं, और इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में आरटीआई भेजते हैं तो ये उनकी ड्यूटी बन जाती है कि वो देखें कि क्या ये आरटीआई उनसे पर्टेन करती है कि नहीं। यदि ये उनसे पर्टेन नहीं करती तो 5 दिन के अंदर अंदर बजाय आपको लौटाने के वो संबंधित विभाग को भेजेंगे ताकि वो विभाग आपको उत्तर दे सके। इस प्रकार से आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आरटीआई सही दफ्तर में लग रही है या गलत दफ्तर में लग रही है। आरटीआई का डिस्पोजल उस विभाग को करना ही पड़ेगा बाय ट्रांसफरिंग द एप्लीकेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार से आरटीआई के साथ फीस लगाना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी सूचना मांगते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फिक्स फीस कर रखी है वो 10 रुपये है। बिलो पॉवर्टी लाइन को कोई फीस नहीं देने की आवश्यकता, वो केवल अपना बिलो पॉवर्टी लाइन का कोई प्रूफ लगा दे कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है और उसके लिए फीस लागू नहीं है। इस प्रकार से आप आरटीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट के लिए लगा सकते हैं। जहाँ तक अन्य स्टेट गवर्नमेंट्स का सवाल है, यदि किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आवेदन के लिए कोई उन्होंने फॉर्म बना रखा है तो कृपया उसको भरें और जो उनकी निर्धारित फीस है वो उसमें अदा करें, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी अपनी फीस निर्धारित करने का पावर्स दे रखी हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि बाई एंड लार्ज कोई भी फीस 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते रहते हैं, जिसके कारण से आप उनकी वेबसाइट पर जाकर उनके स्टेट रूल्स को आप देख सकते हैं कि क्या कोई फॉर्म प्रेस्क्राइब है या नहीं और वर्तमान में उनकी फ़ीस क्या है, और वहाँ पर उसी प्रकार से आप आरटीआई लगा सकते हैं। अब आरटीआई लगाने के लिए जनता को सुविधा देने के लिए एक अहम काम हुआ है। हर दफ्तर ने अपने यहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स नियुक्त कर रखे हैं। यदि आपको
घर के पास कोई असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का ऑफिस पता है तो कृपया वहाँ चले जाइए और किसी भी डिपार्टमेंट की आरटीआई उनके यहाँ डिलीवर कर दीजिए। ही विल हैव टू एक्सेप्ट द आरटीआई एप्लीकेशन, अदरवाइज उसको 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड पड़ सकता है। तो इस प्रकार से आरटीआई एक्ट के अंतर्गत एपीआईओ महोदय का काम है कि वो हर विभाग के लिए आरटीआई की एप्लीकेशंस और अपील्स स्वीकार करें और उनको 5 दिन के अंदर अंदर कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज दें। तो इस प्रकार से सबसे पहली सुविधा आपको डोर स्टेप्स के पास ही देने का प्रयास किया गया है आरटीआई के एक्ट के माध्यम से, ताकि आपको कहीं दूर ना जाना पड़े, उस दफ्तर के अंदर ना जाना पड़े जहां से आपको सूचना मिलनी है या आप चाहते हैं। इस प्रकार से दूसरा मेथड आपको बता दिया, वो है रजिस्टर्ड एडी या स्पीड फोर्सेस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आरटीआई की एप्लीकेशन डाल दीजिए और वो वहाँ पर स्वयं उसको हैंडल करेंगे। तीसरा मेथड है 4000 से अधिक पोस्ट ऑफिसेज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथोराइज कर रखा है कि वो आरटीआई की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करें। तो इस प्रकार से वो पोस्ट ऑफिस जो हैं आपसे आरटीआई की एप्लीकेशन लेकर कंसर्न विभाग को भेजेंगे, परंतु वो आपसे पोस्टल चार्जेस भी ले सकते हैं। पोस्टल चार्जेस जो होंगे वो फीस के अतिरिक्त होंगे। इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस में जब आरटीआई लगाएंगे तो एक एडिशनल फीस पोस्टेज की आपको देनी पड़ेगी। अदरवाइज आल्सो अगर स्पीड पोस्ट से भेजते हैं या रजिस्टर्ड एडी भेजते हैं तो भी आपको पोस्टल चार्जेस देने ही पड़ते हैं। इससे बाद अगला है हमारा ईमेल के माध्यम से भी आरटीआई भेजी जा सकती है। यदि आपको किसी उच्च अधिकारी का ईमेल एड्रेस पता है तो आप आरटीआई का आवेदन उस अधिकारी को भेज दीजिए और उसमें लिख दीजिए कि मैं 10 रुपये की फ़ीस अलग से भेज रहा हूँ, ताकि दोनों चीज़ें जो हैं लिंक हो सकें। उसके बाद आप जो है आपकी जो समय सीमा है वो तो ईमेल के जाते ही स्टार्ट हो जाएगी, परंतु वो तभी मान्य होगी यदि आपकी 10 रुपये की फ़ीस उस दफ्तर को पहुंच जाती है, तब वो उन दोनों चीज़ों को लिंक करके उसको आरटीआई ट्रीट करेंगे। अदरवाइज ऐसी एप्लीकेशन को आरटीआई नहीं माना जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं जिनको ये ज्ञात नहीं होता कि आरटीआई कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं, वो राष्ट्रपति महोदय को भेज देते हैं, प्रधानमंत्री महोदय को भेज देते हैं, चीफ मिनिस्टर्स को भेज देते हैं, गवर्नर्स को भेज देते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशनें रिजेक्ट नहीं की जाती, इन सब पे भी कार्रवाई होती है और उन एप्लीकेशंस को कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन को 5 दिन के अंदर अंदर भेजने का प्रयास किया जाता है, ताकि कंसर्न डिपार्टमेंट आपको उसकी सूचना दे सके। इसके अलावा आरटीआई के अंदर प्लीज़ इंश्योर कि आप केवल एक ही विभाग की कंसर्न्ड सूचना मांगने का प्रयास करें। यदि एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के बारे में मांगेंगे तो आपके आवेदन को कई डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा और कहाँ से कौन सा उत्तर आएगा ये वहाँ के अधिकारी भी नहीं जानते। तो इस प्रकार से 1 एप्लीकेशन पर डिपार्टमेंट आप लगाने का प्रयास करें, परंतु इसके अंदर अभी तक जो है लीगली तो कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन करेंगे या नहीं करेंगे। आरटीआई रूल्स जो 2012 के बने हैं उसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि आप चंद अक्षरों के से बियॉन्ड आरटीआई ना लगाएं, परंतु उसके नीचे प्रोवियो कर रखा है कोई भी एप्लीकेशन जो इसकी अवहेलना करती है उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। सो इस प्रकार से ऊपर जो उन्होंने दिशा निर्देश बनाए हैं कि आप इतने सीमा में आरटीआई की एप्लीकेशन को रखें, वो केवल नाम मात्र ही सिद्ध हो रही है। एक एप्लीकेंट ने तो 700 प्रश्न लगाकर यूपीएससी के अंदर आवेदन दिया था, क्योंकि कोई सीमा है इसके ऊपर है ही नहीं। अब यहाँ पर मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा, यदि आप क्लियर नहीं हैं कि आप जो सूचना मांग रहे हैं वो डिपार्टमेंट में उपलब्ध है भी क्या नहीं, इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप कंसर्न डिपार्टमेंट के किसी बड़े अधिकारी से या पीआईओ महोदय से संपर्क स्थापित कर लें। आरटीआई में प्रावधान है कि पीआईओ आपको न केवल आरटीआई आवेदन लिखने में आपको सुविधा प्रदान करेंगे, बल्कि ही कैन आल्सो गेट योर आरटीआई राइट रिटन डाउन। तो इस प्रकार से आरटीआई में आपको सुविधा देने का भी प्रावधान है।
आप एपीआई से भी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, यदि चाहें गाइडेंस ले सकते हैं कि आप क्या मांगना चाहते हैं, वहाँ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त एक और प्रावधान है, यदि आप इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड पहले आरटीआई लगाने से पहले कर लें तो वो भी बेहतर होगा, कि देख लें कि क्या जो सूचना आप मांग रहे हैं वो उस दफ्तर में उपलब्ध भी है कि नहीं। कहीं आप आरटीआई लगा के 30 दिन 40 दिन तक वेट ही ना करते रहें, उसके बाद उत्तर मिले कि यहाँ पर ये ऐसी सूचना हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। तो इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड कैन बी हेल्पफुल। तो आरटीआई के माध्यम से आप क्या क्या मांग सकते हैं? आप डॉक्यूमेंट्स की कापियाँ मांग सकते हैं, सैंपल ऑफ मटेरियल मांग सकते हैं, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ फोटो कापीज़ मांग सकते हैं, फाइल की नोटिंग्स की कापीज़ मांग सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस प्रकार से आरटीआई में जो भी आपको मांगना है वो आप मांगेंगे, बिना हिचक मांगे। परंतु सरकार देखेगी कि सेक्शन 8 के अंतर्गत और 9 के अंतर्गत क्या रोका जा सकता है। यदि 8 और 9 के अंतर्गत कोई चीज़ रोकी जा सकती है तो उसको रोकने के आदेश दे सकते हैं। बाई एंड लार्ज 90% लोगों को जो सूचना मांगी है वो मिली है। आप भी आरटीआई का आवेदन लगाएं और उसके बाद इसका लाभ उठाएं। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की। दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑनलाइन आरटीआई का भी प्रावधान कर रखा है। उनकी वेबसाइट पर आप जाकर अपने आप को रजिस्टर कर लें और आरटीआई जो है उनके ड्रॉप बॉक्स मीनू में देख लीजिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में लग सकती है। यदि उनमें से किसी डिपार्टमेंट से आपका कंसर्न है तो वहाँ आप आरटीआई लगा दीजिए, परंतु वहाँ पर भी शब्दों का एक मैक्सिमम लिमिट बांध रखी है। अगर आप ऑनलाइन आरटीआई लगाएंगे तो 5000 जो वर्ड्स हैं उसके बियॉन्ड आरटीआई नहीं जाएगी। वर्ड्स हैं, ये लेटर्स हैं, ये में जो ध्यान नहीं है, परंतु एक सीमा बांध रखी है, उसके बियॉन्ड आप आरटीआई नहीं लगा पाएंगे। तो और दूसरा उसमें ये है कि वो आरटीआई ट्रांसफरेबल नहीं होगी। यदि आपने आरटीआई किसी गलत डिपार्टमेंट में भेज दी तो दे विल फाइल दैट आरटीआई एंड विल नॉट ट्रांसफर इट टू दी अदर डिपार्टमेंट। ये उन्होंने वेबसाइट की इंस्ट्रक्शंस में भी दे रखा है। इस प्रकार से ऑनलाइन आरटीआई भी आप लगा सकते हैं। ऑनलाइन आरटीआई के बारे में अलग से भी मैं बात करूंगा, परंतु संक्षिप्त में यही है। ऑनलाइन में जो है आप फीस जो है वो आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से सीधे दे सकते हैं और आपकी आरटीआई जो है उसी विभाग में लग जाएगी। इस प्रकार से आरटीआई लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ये भी चाहूँगा कि आप आरटीआई लगाने से पहले उनकी वेबसाइट भी कृपया देख लें। हो सकता है कि जो सूचना आपको चाहिए वो उनकी वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल हो, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मैक्सिमम सूचना को वेबसाइट पे डालने का प्रयास किया है। विद द रिजल्ट, यदि सूचना आपको वेबसाइट से ही मिल जाती है तो आपको आरटीआई लगाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। सो इस प्रकार से आप आरटीआई जो है बड़े आराम से लगा सकते हैं। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो किसी भी डिपार्टमेंट के पीआईओ से जाकर आप संपर्क कर सकते हैं और उनसे जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।